हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है चुनाव आयोग। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 23 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज का जो सेशन है 24 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 24 नंबर जो प्रश्न है, न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है संसद के द्वारा। डी ऑप्शन। न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का जो निर्णय है संसद के द्वारा किया गया है। संसद के द्वारा बनाए गए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा अपराधी करार देते हुए 2 वर्ष या अधिक की सजा सुनाई गई है तो वह सजा के दौरान तथा उसके पश्चात अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए सदन की सदस्यता तथा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। इसका अतिरिक्त इसी अधिनियम की धारा 8(1) के तहत वर्णित विशिष्ट अपराधों के लिए दोषसिद्धि कोई व्यक्ति मात्र जुर्माना होने पर सभी 6 वर्षों की अवधि के लिए तथा कोई भी सजा होने पर सजा के दौरान तथा उसके बाद 6 वर्षों की अवधि के लिए सदन की सदस्यता तथा चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25। अभिकथन ए, चुनाव की घोषणा होते हुए राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। कारण, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसमें पहला कथन सही है, यानी चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। तो सी ऑप्शन यानी ए सत्य है, आर असत्य है। आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए उन मापदंडों का एक दस्तावेज है जो उनके आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करता है। यह राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित किया जाता है और उन पर बाध्यकारी होता है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्मित की जाती है। यह निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के समय से लागू होती है तथा चुनाव पूरे होने तक प्रभावी रहती है। देखिए, अगर बात करें तो भारत संघ बनाम हरबंसी, जलाल व अन्य एसी उपयुक्त से स्पष्ट है कि कथन ए सत्य है, आर गलत है। 26, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ये विधिक अधिकार है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 79(d) में निर्वाचक अधिकार को परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति के किसी चुनाव में एक उम्मीदवार होने या न होने या उम्मीदवार होने से नाम वापस लेने या न लेने तथा चुनाव में मतदान करने या मतदान करने से विपरीत रहने के अधिकार को शामिल किया गया है। ज्योति बसु और अन्य बनाम देवी घोषाल एवं अन्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचित होने के अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। इसी प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 में मताधिकार का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी मताधिकार को विधिक या वैधानिक अधिकार घोषित किया गया है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है एक विधिक या वैधानिक अधिकार है। प्रश्न संख्या 27, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है वो विधिक अधिकार यानी एक अधिनियम के अंतर्गत अगर बात करें तो एक विधिक अधिकार है, सी ऑप्शन। 28, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है। भारत में मत देने का जो अधिकार है निम्नलिखित अधिकारों में से किस प्रकार का अधिकार है।
तो याद रखिएगा वैधानिक अधिकार है, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। चूंकि यह संसद के द्वारा बनाए गए एक अधिनियम के तहत मिला हुआ है, यह एक विधिक अधिकार है। हालांकि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने पूर्व में दी गई अपनी उत्तर कुंजी में मताधिकार को संवैधानिक अधिकार माना था। इसका आधार संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का उल्लेख होना हो सकता है। 29 है, नवयुवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। किस आम चुनाव में? नवयुवकों के द्वारा 18 वर्ष के आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। तो 1989 के आम चुनाव में याद रखिएगा सी ऑप्शन। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। प्रश्न संख्या 30, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। कब से? केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की जो सीमा थी 21 वर्ष से घटाकर 21 ईयर से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कब से आपको बताना है, किस संशोधन से? तो ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। सही जवाब हो जाएगा 61वें संशोधन अधिनियम 1989 से। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो याद रखिएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 32, भारतीय संविधान का 61वां संशोधन निम्नांकित में से किस एक से संबंधित है? भारतीय संविधान का 61वां संशोधन निम्नांकित में से किस एक से संबंधित है? तो याद रखिएगा मतदाताओं की आयु घटाए जाने से, मतदाताओं की आयु एज घटाए जाने से। 33 नंबर है, संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 326, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमंडल के द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा उसके अधीन इस नियत की जाए, कम से कम 18 वर्ष की आयु का है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा 28 मार्च 1989 से यह आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई और इस संविधान या समुचित विधानमंडल के द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरहित नहीं कर दिया जाता है। ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। तो किस आधार पर? तो इस आधार पर अगर कोई मतलब कि निरहित नहीं कर दिया जाता है तब ऐसे निर्वाचन में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा सभी नागरिकों को जो भारत के नागरिक हैं। इसके बाद 34, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने या वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? सही जवाब है अनुच्छेद 326 ऑप्शन ए।
35 नंबर है, पार्लियामेंट के द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? पार्लियामेंट के द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? तो याद रखिएगा, सही जवाब है 18 वर्ष, डी ऑप्शन। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यह संशोधन 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। 36 नंबर है, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए सिद्धांतों में सम्मिलित है। राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए सिद्धांतों में जो सम्मिलित है, यहां पे 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन कौन सा सही है। पहला, यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, बिल्कुल सही। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी, यह भी सही है। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के आधार पर निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा, यह भी सही है। और राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, यानी डी ऑप्शन सभी चारों सही हैं। संविधान के अनुच्छेद 326 में प्रावधानित है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। साथ ही अनुच्छेद 325 के अनुसार प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक सूची होगी और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी आधार पर कोई व्यक्ति ऐसे किसी सूची में शामिल किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। इसके अतिरिक्त भारत में राजनीतिक दल अपने मानक स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो सही जवाब है ऑप्शन ई। भारत में यदि एक राज्य यानी राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था लागू की जाती है तो ऐसी स्थिति में सभी राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल के समरूप करने की आवश्यकता होगी। ऐसे स्थिति में राज्य विधानसभाओं के कार्यालय को तदनुसार बढ़ाना या घटाना होगा। लोकसभा के वर्तमान कार्यालय को भी उसी के अनुरूप समायोजित करना होगा। साथ ही यह व्यवस्था लागू हो जाने के बाद आगे भी लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के समय पूर्व भंग या विघटित होने की स्थिति के संदर्भ में तदनुरूप प्रावधान करने होंगे। ऐसी व्यवस्था के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 356 जो है, इन सभी के आदि में संशोधन की जरूरत होगी। उल्लेखनीय है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया। 38 है, निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? बताइए, निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा, कमेंट में फटाफट बताइए, सही जवाब हो जाएगा निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। ऑप्शन पहला जो है सही है। निर्गम मत सर्वेक्षण यानी एग्जिट पोल वह पद्धति होता है जिससे मतदाता के तुरंत बाद यह मतदान के तुरंत बाद यह पता लगाया जाता है कि मतदाताओं ने किस प्रत्याशी या दल के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जबकि जनमत सर्वेक्षण मतदान के पहले चुनाव के संबंध में जनता की राय जानने के लिए विभिन्न सर्वे एजेंसियों के द्वारा कराया जाता है। 39 है, 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में लगभग कितनी है? 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में कितनी है? तो 704 मिलियंस, यानी 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 2009 के लोकसभा चुनाव का जो आम चुनाव था, इसमें निर्वाचकों की कुल संख्या लगभग 714 मिलियन थी, यानी 2009 के लोकसभा के आम चुनाव में निर्वाचकों की कुल संख्या 908.72 मिलियन। 40 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
देखिए इसमें जो कथन दिए गए हैं, आप एक बार कथन को अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। पूछा गया कि इनमें से कौन सा सही है, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया वो सही नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 1996 में हुए संशोधन के तहत धारा 33(7) में यह प्रावधानित किया गया कि कोई प्रत्याशी किसी आम चुनाव या साथ साथ कराए गए 2 या अधिक सीटों के उपचुनाव में 2 से अधिक क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। इस प्रकार कथन पहला सही नहीं है। दूसरा भी गलत है, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने 1991 के लोकसभा चुनाव में केवल रोहतक से चुनाव लड़ा था तथा वे पराजित हुए थे। जहां तक कथन 3 का प्रश्न है, 2004 में निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रस्तावित अवश्य किया गया था, परंतु इस संदर्भ में कोई नियम नहीं बनाया गया है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न को यूपीएससी के द्वारा मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। 41 है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 के द्वारा निर्वाचित विधि में हाल के संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 के द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल के संशोधन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है। देखिए अगर बात करें तो इसमें पहला सही है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोषसिद्धि के होने पर दोषसिद्धि की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। पहला जो मतलब कि आपको बताना था कि इसमें से कौन सा सही है। पहला सही है, दूसरा भी सही है। लोकसभा चुनाव के लिए या लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी के द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है, और चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता। तीसरा सही नहीं है। पहला, दूसरा और चौथा सही है, यानी बी ऑप्शन। पहला, दूसरा, चौथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 1996 के संशोधन अधिनियम के द्वारा जारी किए गए संशोधनों के संदर्भ में सही है, जबकि कथन 3 सही नहीं है। 1996 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम दिनेश गोस्वामी समिति के सिफारिश पर आधारित था। अब कोई अभ्यर्थी किसी आम चुनाव या साथ साथ कराए गए 2 या अधिक सीटों के उप निर्वाचन में 2 से अधिक क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाए तो चुनाव प्रत्यादिष्ट या रद्द नहीं होगा, बल्कि मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी की मृत्यु की स्थिति में संबंधित दल को नया प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने का विकल्प दिया जाएगा। 42 नंबर है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सिफारिश की थी? तो लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, सी ऑप्शन। दिनेश गोस्वामी 1990 की संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान विधि मंत्री थे। इनकी अध्यक्षता में वर्ष 1990 में चुनाव सुधारों पर समिति का गठन किया गया। इस समिति ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की गाड़ियों के लिए ईंधन की निर्धारित मात्रा, मतदाता सूचियों के अतिरिक्त प्रतियां उपलब्ध कराने, प्रत्याशियों के द्वारा प्रयुक्त अगर बात करें तो माइक्रोफोनों की निर्धारित संख्या के किराए के भुगतान आदि के संदर्भ में सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। 43 है, दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध था, बताइए किससे था? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो निर्वाचन सुधारों से, बी ऑप्शन। 44 है, लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प क्या है आपको बताना है। देखिए कथन पहला याद रखिएगा, पहला कथन और तीसरा कथन की, पहला है कि लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों और 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। पहला गलत है। दूसरा सही है, किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग के द्वारा लिया जाता है। तीसरा गलत है, परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। पहला तीसरा गलत है, लेकिन दूसरा सही है, सी ऑप्शन। 2008 के परिसीमन के तहत वर्तमान में लोकसभा की कुल 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। इसीलिए पहला कथन सही नहीं है। परिसीमन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। किसी निर्वाचित क्षेत्र के सीमांकन और उसे आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग के द्वारा लिया जाता है। इसीलिए कथन दूसरा सही है, जबकि तीसरा गलत है। 45 नंबर है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला है कि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा या राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी पहला दूसरा दोनों सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत परिसीमन आयोग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्र की सीमा निर्धारित करना होता है। यह आयोग एक शक्तिशाली संस्था है जिसके आदेशों को किसी कानूनी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके आदेश लोकसभा एवं संबंधित राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखे जाते हैं, किंतु इन्हें आयोग के आदेश में सुधार की अनुमति नहीं दी जाती है। अब तक भारत में 5 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। कब कब? तो 1952 में, 1963 में, 1973 में, 2002 में, 2020 में। 46 कथन ए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। कारण, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीय, लिंग, हेतु और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। इसमें जो सही है आपको बताना है। तो देखिए, ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या है ए की। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यक समूहों का उनकी संख्या के अनुपात में यथोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। इस प्रणाली से सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। 47 आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। किसको? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। याद रखिएगा, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को, यानी डी ऑप्शन। 48 है, उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, यानी बी ऑप्शन। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य समाज के प्रत्येक समूह को समुचित अनुपात में प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराना है। अतः जहां देश में मात्र 2 दल हैं या द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है वहां यह महत्वहीन हो जाती है। 49 है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा M3, यानी सी ऑप्शन। पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में मतदान के लिए वीवीपैट युक्त ईवीएम का M2 या M3 संस्करण आयोग के द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। 50 निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? तो ध्यान में रखिएगा 1989 से। भारत के निर्वाचन आयोग में मूलतः एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था। भारत के निर्वाचन आयोग में मूलतः एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। 1 जनवरी 1990 तक ही ये पद पर रहे। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और तब से यह आयोग 3 सदस्यीय है। 51 निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं था? कौन चुनाव आयोग का सदस्य नहीं था? तो N.B. लोहानी। वर्ष 2000 में डॉक्टर M.S. गिल चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे और कृष्णमूर्ति लिंग 2 अन्य सदस्य थे। बाद में लिंग 2 और कृष्णमूर्ति भी मुख्य चुनाव आयुक्त बने। 52 नीचे दिए गए कथनों पर ध्यान दीजिए। 2 कथन है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थीं। देखिए, इसमें दोनों सही है। पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक था। भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त V.S. रमा देवी थी, जिनका कार्यकाल 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक था।
भारत के वर्तमान यानी 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं, 15 मई 2022 से। 53 है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो वी एस रमा देवी। और 54 है, निम्नांकित में से कौन सा नेशनल वोटर डे है? कौन से यानी किस दिन नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है? भारतीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी को, यानी सी ऑप्शन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह दिवस जो है 25 जनवरी 2011 से शुरू किया गया था। 55 सेम प्रश्न सेम जवाब। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको मालूम है कब मनाया जाता है, तो बताइए 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में राजनीतिक दल के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और मैं बता दूं कि जिन लोगों ने हमें चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।